नमस्कार जी, राम राम सबको। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। देखो, भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी के बेसिस पे चलती है। अभी अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, तो उन्हें पूरे 100 करोड़ या 120 करोड़ या कहें 140 करोड़ भारतीयों का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ 140 में से मैक्सिमम लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। यानी 100 लोग अगर हैं, 100 में से अगर मैक्सिमम लोग 100/2, मैक्सिमम कैसे निकालोगे आप? 100/2 कितना है? 50। तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका? 51। 100 अगर टोटल किसी देश में लोग हैं तो 51 लोग जिसे सपोर्ट करेंगे उसकी सरकार बनेगी। इसी को कहते हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट, या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से जो इलेक्शन होते हैं, या मेजॉरिटी जो गवर्नेंस है वो इसी बेस पे चलती है। आपको बस जितना जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसका हाफ से एक ज़्यादा लाना है तो आप वहाँ पर सरकार चला सकते हो। तो भारत में जितने भी सरकारें हैं वो ऐसी ही चलती हैं सेंटर स्टेट लेवल पे। और साथ साथ भारत में जितने भी बिल है, जितने भी कानून हैं, वो भी मेजॉरिटी के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। लेकिन अब ये मेजॉरिटीज़ को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में। और एक और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ को कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है। हाँ, लेकिन कुछ एक आर्टिकल्स में उनका उल्लेख है। ठीक है, तो इसलिए ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में हमें एज इट इज़ नहीं मिलता है ये टॉपिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा। तो नंबर 1 जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी है वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरे पे सिंपल मेजॉरिटी, तीसरे पे इफेक्टिव मेजॉरिटी और चौथे पे है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के भी कुछ प्रकार हैं। मैंने कहा था कि स्पेशल जितने भी मेजॉरिटीज़ है वो अलग से डिफाइन नहीं की गई एक्सप्लिसिटली, लेकिन हर एक आर्टिकल में जहाँ पर वो यूज़ होती है वहाँ पर बस उनका उल्लेख है। जैसे स्पेशल मेजॉरिटी जो एक फर्स्ट प्रकार की है उसका उल्लेख है आर्टिकल 249 में, जो कि राज्यसभा की स्पेशल पावर है। दूसरा जो स्पेशल मेजॉरिटी का उल्लेख है वो है आर्टिकल 368 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। संविधान में संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 368। और एक और स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। और लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61। तो ये आपको साथ में आर्टिकल भी याद रखने हैं। पहली स्पेशल मेजॉरिटी है आर्टिकल 249 में मेंशन, दूसरी आर्टिकल 368, तीसरी जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो है आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, ये आर्टिकल 368 में ही मेंशन है। और चौथी है और लास्ट है आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61। तो ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हम लोग अपना पहली मेजॉरिटी को डिस्कस करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द हाउसेज टोटल मेंबरशिप। देखो, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब जो लोकसभा में टोटल मेंबरशिप है, लोकसभा में हमारी टोटल मेंबरशिप है वर्तमान में 543। तो जब हम 543 तो का 50% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 543/2, तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 271 पॉइंट समथिंग। तो इसको हम लोग लेते हैं 271 और जमा 1 करेंगे तो ये आएगा 272। तो 272। अब देखो यहाँ पे 273 लिखा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि पहले जो हमारे पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीटें, लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स थी वो 545 थी। लेकिन अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट द्वारा 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को नॉमिनेट किया जाता था, 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व थी, नॉमिनेट नहीं, लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं होती। 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व थी वो अब से रिजर्व नहीं है। तो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की वो वर्तमान में है 543, ये भी याद रखना है आपने। तो 543 का हाफ हो जाएगा 272। तो 272 पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ये फिगर भी आपने याद रखनी है 272। और इसके और यही मेजॉरिटी को अगर हम राज्यसभा में देखें तो क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 245। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 14 और 2 2 जा 4, 120, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 122।
तो मेजोरिटी कैसे निकालते हैं, 122 जमा 1 करके, तो 123। तो यही मेजोरिटी राज्यसभा में कितनी हो जाएगी, 123। अच्छा, अब ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होती संविधान में, इसका संविधान में कहीं पे भी यूज़ है ही नहीं किसी भी आर्टिकल में। इसका यूज़ कहाँ पर है, होता है इलेक्शंस के समय पर। तो जब भी राज्य में इलेक्शन होते हैं या फिर सेंटर के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें कौन जीता कौन हारा किसकी सरकार बनेगी ये कैसे तय होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे तय होता है। जैसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन थे 68 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। अब ये कैसे तय करेंगे कि भारत में सरकार किसकी बनेगी, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के हिसाब से 68/2, 2 3 6, 2 चौके 8, जो भी हिमाचल में 34+1 यानी 35 सीट्स लेके आएगा वो हिमाचल में सरकार बनाएगा। एक ने 35 लाई है, दूसरे ने फिर चाहे 33 ही क्यों ना लाई हो, इसकी 2 सीटें ज़्यादा हैं बस, तो सरकार कौन बनाएगी, ये जिसकी ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं, इसी मेजोरिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जैसे वर्तमान अभी यहाँ पे 40 सीटें कौन लेकर आए, कांग्रेस लेकर आई, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। ठीक है, कांग्रेस अगर 35 सीटें भी लाती तब भी कांग्रेस की ही सरकार बनती। तो बस सरकार बनाने में यूज़ होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, और कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, सेंटर में भी स्टेट में भी। तो 272 का जो नंबर है ना, इसको अब याद रखो। 2024 में अब जब इलेक्शन होंगे सेंटर में, मोदी फिर से आएगा वोट मांगने के लिए, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोकसभा के मेंबर आपके पास वोट मांगने आएंगे। तो अगर मोदी को दोबारा जीतना है सेंटर में, तो उसे लोकसभा में मिनिमम 272 सीटें लानी ही होगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी को क्रॉस करना ही होगा। ठीक है, 272 सीटें ला पाएगा तभी बीजेपी की दोबारा से सरकार बनेगी लोकसभा में। अगर 272 सीटें लाती है बीजेपी तभी अगली बार उसकी सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बनाने में होता है, याद रहना चाहिए आपको भी। अगली जो टाइप की मेजोरिटी है वो है सिंपल मेजोरिटी। ये जो मेजोरिटी है ना, ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ होती है, सिंपल मेजोरिटी। और इसको सिंपली कैसे लिखोगे, देखो, दिस रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है, अब देखो हमने कहा था राज्यसभा में कितने मेंबर है, 245 मेंबर है। अब हर दिन 245 थोड़ी आते हैं, कोई एब्सेंट होते हैं, किसी की शादी लगी है, कोई आलसी है, सुबह उठा नहीं है। तो जैसे क्लास में बच्चे रोज़ 100% अटेंडेंस नहीं होती ना, वैसे ही राज्यसभा में 100% अटेंडेंस नहीं होती। तो ये 245 की जगह मान लो सिर्फ 200 आए हुए हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग आए भी हैं तब भी वोट नहीं देते, क्यों, वो उनकी सेटिंग होती है कि ठीक है आप लोगों ने एब्सटेन कर देना वोटिंग से, फिर शायद हमारा बिल पास हो जाए। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई पार्टीज डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकती है किसी बिल को, तो वो क्या कर देते, ठीक है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एब्सटेन कर देंगे, उसका भी फायदा हो जाता है बिल पास करवाने में। तो मान लो इसको ऐसे याद रखो कि 245 मान लो राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप है, ठीक है इतनी है 245। अब इसमें से जो एब्सेंट है वो लोग हैं कितने, 30 एब्सेंट है, मान लो आज आए नहीं, 30 आए नहीं, आए कितने हैं, तो 30 एब्सेंट हो गए तो आए कितने हो गए, 215। अब 215 में से 15 जो है वो एब्सटेन कर जाते, नहीं हम वोट नहीं करेंगे बोला। तो अब जो स्ट्रेंथ होगी कितनी होगी उसकी, 200 प्रेजेंट, मतलब कितने थे प्रेजेंट थे 215। अब वोट करने वाले सिर्फ कितने हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वोट करने वाले सिर्फ 200। तो प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी कर रहे हैं वो हो गए कुल 200। अब इसकी जब मेजोरिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 200/100, 200/2 कितना आ गया, 100 जमा 1, तो बस 101 से काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से सिंपल मेजोरिटी वर्क करती है। आपको बस जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी मेजोरिटी लानी होती है, इसको रट लो। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में, प्री में भी आएगा कि सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है, तो मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। और इसी सिंपल मेजोरिटी को क्या देते हैं, फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी किसको कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी को। क्यों फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी, क्योंकि मैक्सिमम काम जो भी हमारे पार्लियामेंट में होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से ही होते हैं। हर बिल, हर सिंपल बिल, मनी बिल, कोई भी बिल हो, मैक्सिमम जो बिल्स हैं हमारी पार्लियामेंट में, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य में की विधानसभाओं में भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। ठीक है, और जब और दूसरा एक और तरीका है सिंपल मेजोरिटी से कैसे पता चलेगा कि कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा कि नहीं होगा, जब वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है ना कि ये 368 ये जो है इस प्रकार की मेजोरिटी से होगा, तब वहाँ पर मतलब सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी। ठीक है, तो वो हमको पता है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, बहुत कम जगह लिखा हुआ है आर्टिकल में कि ये मेजोरिटी यूज़ होगी। इसका मतलब क्या
कि जहाँ पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किस प्रकार की मेजोरिटी यूज़ होनी है, वहाँ पर कौन सी मेजोरिटी यूज़ होगी, सिंपल मेजोरिटी। बाय डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी है, मतलब डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी कौन सी है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ होती है मैंने बताया, हर प्रकार के कानून में, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, मनी बिल्स के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और ये वही वाला एग्जांपल जो है मैंने आपको समझाया, मैंने लोकसभा, आप यहाँ पर राज्यसभा के हिसाब से समझाया था, यहाँ पे लोकसभा के हिसाब से समझाया है। 543 अभी टोटल मेंबर्स है, 43 मान लो एबसेंट है। ठीक है, और 100 जो है वो बोलते हैं हम करेंगे नहीं वोट, अब्सटेन सेटिंग होगी उनकी। ठीक है, मान लो मायावती के मेंबर से बोलते हैं हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अब जो टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने होगी, 400। अब 400 में से मान लो बीजेपी अपने सारे के सारे बंदों को बुला लेगी, ठीक है, कि ठीक है आपने आके वोट करना है, तो बस बहुत आसानी से 400 की में सिंपल मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, 201। बहुत ही आसान। ठीक है, तो बिल आसानी से पास हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। कि क्या है सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दी हाउस। ठीक है, अब ये इंस्टेंसेस वेयर अ सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड कहाँ कहाँ यूज़ होती है, टू पास मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी। मनी बिल क्या होता है, आर्टिकल 110 डिफाइन करती है मनी बिल को। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 114। ऑर्डिनरी बिल्स, हर प्रकार के बिल के लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। एडजमेंट मोशन पास करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, सेंश्योर मोशन पास करना है, आपको किसी भी प्रकार का मोशन पास करना है पार्लियामेंट में, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है आर्टिकल 360 के तहत, तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट रूल लगाना है आपको, प्रेसिडेंट रूल के लिए देखना ये एक, देखो हमारी इससे भी पता चलता है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर मजबूत है कि स्टेट मजबूत है। तो देखो सेंटर कितना मजबूत है कि कहीं पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट रूल के लिए। टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव लोकसभा में करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 विच नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द स्टेट्स नीड्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी। देखो जब एक हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे मेजोरिटी, कहाँ गई हो, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये जो प्लस आर्टिकल 368 वाली मेजोरिटी है ना, ये तो बड़ी खतरनाक है। लेकिन जब ये 50% स्टेट रेटिफिकेशन वाली ना, जब स्टेट को रेटिफाई करना है तो स्टेट सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही रेटिफाई करेगा। ठीक है, ये आगे जब हम आर्टिकल 368 को करेंगे तब और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ये है सारे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। प्रेसिडेंट रूल लगाने में कौन सी मेजोरिटी यूज़ होती है, स्टेट इमरजेंसी लगाने में अपनी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने में सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव करने में स्पीकर सिंपल मेजोरिटी। ठीक, अच्छा जी, तो दो मेजोरिटीज़ कर दी हम लोगों ने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और उसके बाद हमने की सिंपल मेजोरिटी। थर्ड टाइप ऑफ जो मेजोरिटी है वो है इफेक्टिव मेजोरिटी। दिस रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 50% तो हमें समझ आ गया कि हाफ से मोर देन 50%, मतलब 50% से एक ज़्यादा चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ को समझना हम लोगों ने क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखो, मान लो इसको समझेंगे यहाँ से क्या होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543। अब इसमें से मान लो 3 जो है ना वो मर गए हैं, वैकेंट है सीट, 3 MP वो मर गए हैं। अब मर भी तो जाते हैं, 5 साल का चुनाव का होता है, उसमें बुढ़े बुढ़े MP होते हैं, मर जाते हैं कई। तो 543 में से कितने मर गए हैं, 3 मर गए हैं, तो 3 वैकेंट होगी सीट। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी हाउस की, 540। अब यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि मेंबर एब्सेंट है कि प्रेजेंट है। ठीक है, मेंबर एब्सेंट होगा तब भी गिना जाएगा इसमें, बस मरा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सीट खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एब्सेंट है तब भी गिना जाएगा इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी में। ठीक, तो मतलब कुल मिला के सिंपल मेजोरिटी से ज़्यादा कठिन है इस मेजोरिटी को हासिल करना, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजोरिटी। तो अब 3 मर गए हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी हाउस की, 540। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 271 के अराउंड बैठता है, 270 आएगा जमा 1, 271। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी होगी अभी वर्तमान में हाउस के लिए हमारे 271। अब देखो ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी 271, ये तो जब मैंने बोला कि सिर्फ 3 लोग मरे हैं, अब 3 लोगों से ज़्यादा भी मरे हो सकते हैं, 5, 10, 15, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 270। आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी याद रखो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चेंज होगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए सेंटर में 272, 273 नहीं 272 सीटें चाहिए होंगी।
लेकिन ये जो एब्सोल्यूट सिंपल मेजॉरिटी है ये चेंज होती रहती है, कितने पद क्या पता कितने प्रेजेंट थे, कितने वोटिंग कर रहे थे। और इफेक्टिव मेजॉरिटी भी चेंज हो सकती है, क्यों, क्या पता कितने मेंबर मरे हुए हैं, कितना, हर बार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, 50% ऑफ दी इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट्स कितनी है। और वैकेंट का मतलब एब्सेंट नहीं है, वैकेंट का मतलब है टपक गए, मर गए, खत्म हो गए, ठीक है। या फिर किसी की मेंबरशिप चली गई, अब जैसे अपने राहुल गांधी भैया है, उनकी मेंबरशिप चली गई, मरा तो नहीं है, मेंबरशिप चली गई, मतलब उनकी सीट वैकेंट हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको निकाल दिया बेचारों को लोकसभा से, उनकी सीट वैकेंट हो गई, एब्सेंट नहीं है वो बेचारा बेरोजगार हो गया इस समय हमारे आपकी तरह, वो वैकेंट चला हुआ है सीट उसकी, ठीक है। ओके, यही एग्जांपल यहाँ पे राज्यसभा के एग्जांपल से समझाया हुआ है, सेम चीज़, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव मेजोरिटी जो है, इफेक्टिव मेजोरिटी मेंशन्ड एज, अब संविधान में इसे इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं कहा गया है, ये अपने आप में एक प्री का क्वेश्चन बनता है। संविधान में इफेक्टिव मेजोरिटी को क्या लिखा गया है, ऑल द देन मेंबर्स, ऑल दी देन मेंबर्स, उस समय के मेंबर्स, ऑल दी देन मेंबर मतलब वर्तमान में कितने मेंबर, कितनी सीटें फुल हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसको बोला गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ। वही बात आ गई, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, ऑल दी देन मेंबर्स। तो ऑल दी देन मेंबर्स का क्या हुआ, मतलब हुआ इफेक्टिव स्ट्रेंथ या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। ऑल दी देन मेंबर्स की मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव मेजोरिटी। अच्छा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कहाँ कहाँ पर जो है वो इतना सिंपल मेजोरिटी का नहीं पूछेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी जरूर आएगा, कि कहाँ कहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है। देखो, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाने के लिए यूज होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। और वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से किस आर्टिकल में के जरिए हटाया जाता है, 67B के जरिए, ठीक है। और कौन हटाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो राज्यसभा इनिशिएट करेगा वाइस प्रेसिडेंट। ये अपने आप में एक और क्वेश्चन बन गया, क्या, कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, वो लोकसभा से शुरू हो सकता है, नहीं, शुरू हमेशा कहाँ से होगा, राज्यसभा से। और राज्यसभा में अगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन पास कर लिया जाता है ना, उसके बाद लोकसभा से सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, फिर लोकसभा चाहे सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर देगा, वाइस प्रेसिडेंट हमारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को। क्यों दी गई है स्पेशल पावर राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को। और किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल 67B में दी है। इसके अलावा मान लो लोकसभा के स्पीकर को हटाना है, डेप्यूटी स्पीकर को हटाना है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को हटाना है, मान लो हिमाचल के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को हटाना है, तो उसमें भी कौन सी मेजोरिटी यूज होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है, उसको हटाना है तो कौन सी मेजोरिटी यूज होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना है, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप धांकड़ जी, उनको अपने पद से हटाना है मान लो, तो कौन सी मेजोरिटी यूज होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। हटाने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और स्पेशल पावर है राज्यसभा। इनिशिएट कहाँ पे होगा रेजोल्यूशन उनको हटाने का, राज्यसभा में। और लास्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ मेजोरिटीज अदर देन द एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी इज नोन एज द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। मैंने फिर कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऐसा स्पेसिफिकली किसी एक जगह पर कैटेगोरिकली नहीं लिखी है, बस अलग अलग आर्टिकल में कहाँ कहाँ कैसी कैसी मेजोरिटी यूज़ हो रही है वो मेंशन है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के मामले में, ठीक। तो जहाँ एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी को हटाकर जो बचती है हमारे पास, वो स्पेशल मेजोरिटी है। इसको आप इतना वो मत रखो, मेनली ये याद रखो, 4 प्रकार की है स्पेशल मेजोरिटी। नंबर 1, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, special majority as per article 368 plus 50% of the state ratification by a simple majority. टाइप 4 स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। तो शुरू करते हैं स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 से। तो क्या कहता है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब तक देखो 2/3 मेंबर्स कहीं नहीं आ रहे थे, सब जगह क्या हो रहा था, 50% से काम हो रहा था। अब स्पेशल मेजोरिटी में मामला 2/3 मेंबर्स पे चला गया, मतलब और मुश्किल हो गई अभी मेजोरिटी हासिल करना। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब वही वाला कंसेप्ट फिर से, कि जितने प्रेजेंट हैं वो, और प्रेजेंट वेब से भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत लोग वोट नहीं कर रहे हो, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों को देखा जाएगा इसमें। एग्जाम्पल के लिए 245 है राज्यसभा की सीट,
ठीक है। अब इसमें से 150 आए हुए हैं, 245 में से सिर्फ कितने आए हैं? 150, बाकी एब्सेंट है, ठीक है। किसी की बेबी बीमार है, कोई हनीमून पे गया है, ठीक है, कोई मूवी देखने गया है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ कितने आए हैं? 150 आए हैं। अब 150 में से क्या बोल रहे हैं हम लोग, present and voting are present, then the special majority required as per article 249 राज्यसभा if only 150 are present and voting। हाँ, 150 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 150 आए भी हैं और वोट भी कितने कर रहे हैं? 150 के 150। जब 150 आए हैं और 150 के 150 वोट करेंगे तो इसका 150 गुणा 2/3 जब हम निकालेंगे तो ये 101 आएगा, ठीक है। तो कैसे आए? 150 गुणा 2 कितना हो गया? 300, तो 300/300 और एक ज़्यादा हो तो 101, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमको नहीं जाना है वैसे इतना काम का, आपको ये याद रखना है बस कितना होता है। ये रट्टा कैसे मारोगे आप? ये वाला रट्टा मारो, मेजॉरिटी ऑफ दी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 245 टोटल सीटें हैं, लेकिन आए 150 थे और 150 के 150 वोट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो है आपको एग्जांपल याद करने के लिए, जरूरी नहीं कि हर बार 150 ही आए होंगे, हो सकता है 200, मान लो कोई 245 में से इस बार कितने आए हैं? 245 में से 245 आए हैं, मान लो हमें 200 पूरे करने हैं ना, तो मान लो 245 में से 40 तो आए ही नहीं है, तो कितने बचे? प्रेजेंट कितने हो गए? प्रेजेंट हो गए 205। अब 205 में से 5 बोलते नहीं यार हम आज हम नहीं एब्सटेन कर, हम नहीं करेंगे वोट, तो कितने बच्चे वोट देने वाले? सिर्फ 200। तो 200 गुणा 200 2/3 करके होगा फिर, ठीक है। मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का ये मतलब होता है, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 मतलब उतना टफ नहीं है इसको पाना, ठीक ठाक आसान है, उतना मुश्किल आसान भी नहीं है सिंपल मेजोरिटी के जितना, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 क्या मांगती है? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, ये होती कहाँ पे है यूज़? ये आर्टिकल 249 देखो एक राज्यसभा की स्पेशल पावर है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्यसभा को एक स्पेशल पावर देता है। तो आर्टिकल 249 राज्यसभा को एक स्पेशल पावर देता है। क्या स्पेशल पावर देता है वो राज्यसभा को? देखो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में, अगर स्टेट लिस्ट में कानून बनाना, देखो 3 प्रकार की लिस्ट है 7th शेड्यूल में, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को है, मतलब राज्य को है। सेंट्रल लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सेंटर को है। और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट, मान लो पार्लियामेंट को चुल मची है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना है उसको, तो वो कैसे बनाएगा? तो वो राज्यसभा की हेल्प ले सकता है। अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास करती है कि फलाने मुद्दे पर जो कि स्टेट लिस्ट है, इस फलाने स्टेट का हम लोगों को कानून बनाना है, इस फलाने स्टेट का मतलब हिमाचल के लिए मान लो वो चाहता है कि हिमाचल के लिए कानून बनाए, पार्लियामेंट बनाना चाहता है, तो उसको बस आर्टिकल 249 के तहत एक रेजोल्यूशन पास करना है विद 2/3 मेजोरिटी, तो पार्लियामेंट को ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि वो हिमाचल के लिए उस मुद्दे पर, पर्टिकुलर मुद्दे पर, पूरे सबके सबके नहीं, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर वो कानून बना सकता है। समझ गए? मान लो एक एग्जांपल के लिए, मान लो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी घुस आए हैं और बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से जो है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। अब मान लो हमारी जो पार्लियामेंट है उसे लगता है कि बांग्लादेश को एक धर्म परिवर्तन कानून की ज़रूरत है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार जो है ममता बनर्जी इसको नहीं ला रही है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, मान के चलो इसको, बांग्लादेश की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार जो है ये नहीं लेकर आ रही है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, शायद मैं बांग्लादेश बोल रहा था पहले, वेस्ट बंगाल। तो राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट ये कानून वेस्ट बंगाल के लिए खुद बना सकता है। कैसे? वो आर्टिकल 249 का यूज़ करेगा और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देगा विद 2/3 मेजोरिटी कि हाँ पार्लियामेंट वेस्ट बंगाल के लिए एक धर्म परिवर्तन कानून बना सकता है। और जैसे राज्यसभा ने कानून बनाया उसके बाद पार्लियामेंट प्रक्रिया शुरू कर देगा और वेस्ट बंगाल के लिए एक कानून बना देगा और वेस्ट बंगाल में वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल उसको रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा जो कानून होता है ना, जो आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट ने बनाया होता है, उसकी जो टाइम पीरियड है, उसका जो टेन्योर है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, 1 साल तक ही वैलिड होता है। हाँ, एक साल करके आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, जितने मर्जी टाइम के लिए, एक साल करके, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा ये, लेकिन नहीं है इतना कंफ्यूजिंग, ठीक। आर्टिकल 249
अगर ठीक है आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो रट्टा सिर्फ इतना मारना आपने। आर्टिकल 249 राज्यसभा को पावर देता है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि वह किसी स्टेट लिस्ट के किसी मुद्दे पर कानून बना सके। ठीक है, अगली जो स्पेशल मेजोरिटी है वो है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है इसमें? इसमें चाहिए होती है मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिर्फ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का था ना, एक ही कंडीशन थी। इसमें एक कंडीशन और ऐड हो गई है यहाँ पे कि 50% जो उस हाउस के टोटल मेंबर है वो उस बिल को अवश्य ही सपोर्ट कर रहे होने चाहिए, अलॉन्ग विद 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको ऐसे समझो आप, मान लो राज्यसभा में 245 मैक्सिमम जो है सीट है, स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। अब इसका 50% कितना हो गया? 122 जमा 1 123। 50% कितना हो गया? 123। अब हम लोगों ने यहाँ पर जब 2/3 निकाला था ना, देखो हम लोगों ने जब मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग निकाला था कि मान लो आर्टिकल 249 के तहत 245 में से सिर्फ 150 आए हैं और 150 लोग वोट दे रहे हैं, तो देखो हमारी जो मेजोरिटी कितने पे चली जाएगी? 101। यानी 101 लोग भी सपोर्ट करेंगे तब भी वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 123 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये 50% की जो रिक्वायरमेंट है ना, इससे मतलब आपका काम 101 से नहीं होगा, आपको मिनिमम 123 तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि 123 से आपके पास जो ये जो व्यक्ति हैं जो 2/3 वाले मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, इनका जो नंबर है वो 123 से ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक, तो ये जो मेजोरिटी है ये कहती है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 360 रिक्वायर्स ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं है तो बिल पास नहीं होगा स्पेशल मेजोरिटी के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, कहाँ चाहिए होती है वाली मेजोरिटी? ये चाहिए होती है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में। जब भी हमें संविधान में संशोधन करना है, देखो संविधान में संशोधन क्यों टफ बनाया है, ताकि ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार कब कुछ भी आकर और कोई भी अमेंडमेंट कर दे। ठीक है, तो इसलिए संविधान को संशोधन करना कठिन हो, इसलिए इसको थोड़ा टफ बनाया गया है आर्टिकल 368 को। आपको क्या क्या चाहिए? एक तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, अगला केसेस वेयर स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 यूज, कहाँ यूज़ होती है? अच्छा, एक तो अमेंडमेंट में यूज़ होती है, मैंने बताया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए। उसके अलावा कहाँ यूज़ होगी? टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तो हमने बता दिया है। टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म, ऐसे संविधान संशोधनों को पास करने में जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे मुद्दे जिसमें स्टेट की पावर ना छीन रहा हो कोई। ठीक, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना तो कैसे हटाओगे? इस स्पेशल मेजोरिटी से। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किससे हटाओगे? इस मेजोरिटी से हटाओगे। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 इन बोथ हाउसेज, जो कि हमने इससे पहले नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है। नेशनल इमरजेंसी को बोथ हाउसेज से पास करवाना होता है ना विद इन 1 मंथ, उसके लिए भी यही वाली मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी राज्य में क्रिएट करनी है तो उसे अपने विधानसभा से स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऐसे ही हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं, 6 जहाँ पर 2 हाउसेज हैं। एक को बोलते हैं विधानसभा, दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिमाचल में ऐसा नहीं है, हिमाचल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ एक राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर किसी स्टेट को बनानी है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो उसे स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद उसको मंजूरी देनी या नहीं देनी है ये पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से तय करता है।
ठीक है, तो केसेस वेयर स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 68 इज यूज। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ जो ये लाइन था कि टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म। देखो, कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे संविधान में अगर ऐसा संशोधन हो रहा है जिससे आप स्टेट की पावर छीन रहे हो, मान लो आप क्या कर रहे हो, संविधान संशोधन में करके स्टेट की पुलिस को सेंटर अपने कब्जे में लेना चाहती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फेडरलिज्म को इफेक्ट हो रहा है। फेडरलिज्म मतलब यानी कि जो सेंटर और स्टेट का जो रिश्ता है वो इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे मामले में ये मेजॉरिटी यूज़ नहीं होगी, इससे अगली वाली यूज़ होगी जहाँ पे फेडरलिज्म इफेक्ट हो रहा है। वो कौन सी होती है, ये स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। सेम जो ये मेजॉरिटी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी, प्लस उतना तो होना ही चाहिए, प्लस 50% जो स्टेट्स है ना हिमाचल भारत के 50% जो स्टेट है वो भी रेटिफाई करेंगे इस अमेंडमेंट को। अगर 50% ऑफ स्टेट ने हाँ बोल दिया तभी वो वाली अमेंडमेंट पास होगी संविधान में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला कि मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट की पावर्स को छीन रही है, ठीक, तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा कम से कम कितने स्टेट आपके पास होने चाहिए, 50% स्टेट आपके सपोर्ट में होने चाहिए वो, और उनके लिए आसान है, सिंपल मेजोरिटी से भी वो सपोर्ट कर देंगे तब भी चेंज हो जाएगा। तो इससे लास्ट ऐसा कौन सा आया था अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट क्या था, जिससे जीएसटी लाया गया। तो सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि स्टेट लेता था वो सब मर्ज हो गया अब जीएसटी में। तो जीएसटी को जो लाने वाला अमेंडमेंट था वो इस पे पास किया गया था, आर्टिकल 368 से नहीं हुआ था वो पास, वो हुआ था आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन से। ठीक है, दिस वाले से 50% ऑफ स्टेट की मंजूरी के बाद ही जीएसटी का बिल जो है वो भारत में पास हुआ था। और अमेंडमेंट भी याद रखना उसकी, 101st अमेंडमेंट से जीएसटी पास लाया गया था भारत में। 101st अमेंडमेंट से जीएसटी लाया गया था भारत में। और किस अमेंडमेंट से पास हुआ था, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन से। कितने परसेंट स्टेट की रेटिफिकेशन मंजूरी चाहिए, 50% स्टेट। मान लो अभी कितने स्टेट है, मान लो कि 28 स्टेट है ना, 28 में से 14 की मंजूरी चाहिए मतलब। ठीक है, ओके, जो ठीक है। और कहाँ पे आएगी ये वाली, जहाँ पर भी फेडरल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा हो, संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा अगर फेडरल स्ट्रक्चर हैम्पर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ये वाली मेजोरिटी चलेगी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, लास्ट स्पेशल मेजोरिटी, लास्ट और सबसे टफ होती है ये, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। देखो अभी तक हम लोग मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कहीं ना कहीं लगा ही दे रहे थे, अभी क्या हो रहा है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है, 543, तो उसका मेजोरिटी 2/3 जमा 1, तो ये भैया लोकसभा के लिए कितना आता है, 363 एमपी। तो आज तक जब इंदिरा गांधी मरी थी तब भी नहीं आए थे, उस समय सबसे ज़्यादा सीटें एक बार जवाहरलाल नेहरू तक ने जीती कभी 363 सीटें। तो बहुत मुश्किल है ये मेजोरिटी अटेन करना। और दूसरा राज्यसभा में भी ये 245 का तो आ जाता है, बैठता है 164, इसको आप रट सकते हो। ठीक है, ये रटना है, ये हमेशा यही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। जो स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी जब तक ये टोटल स्ट्रेंथ 543 है। तो 543 के हिसाब से 363 बनता है, और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो जो मैक्स अभी अलाउड जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो 245 है, उसके हिसाब से 164। तो 363 और 164। और ये जो आर्टिकल 61 वाला है ना, सिर्फ एक जगह यूज़ होती है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देश के राजा को हटा रहे हो आप, इम्पीचमेंट कर रहे हो। और एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी भी रिमूवल शब्द यूज़ नहीं करना है, हमेशा इम्पीचमेंट शब्द यूज़ होगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए, हमेशा इम्पीचमेंट शब्द। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट भैया, राष्ट्रपति को हटाना सबसे मुश्किल काम है भारत में। इम्पीचमेंट भारत को राष्ट्रपति को जाने के लिए तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से अगर कोई रेजोल्यूशन पास होगा तभी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो। और सिर्फ एक जगह यूज़ होती है मेजोरिटी, आर्टिकल 61 वाली, कहाँ पे, राष्ट्रपति को हटाने में। मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये करी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़। ठीक है, कौन कौन सी मेजोरिटी करी हम लोगों ने, देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कब चाहिए, सिर्फ जनरल इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए। सिंपल मेजोरिटी सारे के सारे बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, मैक्सिमम जो बिल्स है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी सिर्फ किसको कब यूज़ होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस
वैकेंसी। अच्छा, इसमें अगर टफनेस की बात करें तो सबसे टफ कौन सी है? सबसे टफ यही है, स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61 वाली। दूसरे नंबर पे मैं इफेक्टिव मेजोरिटी को टफ मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 10 20 30 होगी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, इतनी ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी, ठीक। बाकी फिर भी आसान है। तो सबसे टफ है आर्टिकल 61 वाली, उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी सबसे मुश्किल है। इफेक्टिव मेजोरिटी से किसको हटाया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ आपने याद रखना क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। अब वैकेंसीज मरने की वजह से भी हो सकती है, और हटाया, जैसे राहुल गांधी को भी हटा दिया गया तो उसकी सीट वैकेंट हो गई है, तो उस प्रकार से भी हो सकती है, ठीक। और स्पेशल मेजोरिटी देखो एक नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी 4 है। आर्टिकल 249 जो कि राज्यसभा की स्पेशल पावर है, जिससे राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है किसी भी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी संविधान में संशोधन लाना है जिससे फेडरलिज्म इफेक्ट नहीं हो रहा हो, तो वो सिंपल आर्टिकल 368 वाली मेजोरिटी से काम बन जाएगा आपका। और अगला है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। 50% स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, 50% स्टेट जो है वो आपके साथ होने चाहिए। ये कब? जब आपके जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फेडरल स्ट्रक्चर, आप प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन वो बदल रहे हो, या फिर 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप पावर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, स्टेट की पावर छीन रहे हो, तो आपको ये वाली चाहिए, सी वाली, ठीक। और लास्ट स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61, मेजोरिटी ऑफ दी 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। सबसे टफ है ये पाना आर्टिकल 61 वाला, ठीक है जी। जय श्री राम।